नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की। अगर बात करो, चाहे आप लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो या जो है एलआईसी का एग्जाम दे रहे हो, सभी में इससे 1 से 2 क्वेश्चन यानी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से बनेगा और दूसरा जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को आपस में रिलेट करके बनेगा। तो अभी हम लोग सिंपल से यानी सिंपली समझते हैं कि क्या साधारण ब्याज होगा, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, फिर दोनों को हम लोग मर्ज करके देखते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आप लोग सर को जानते ही होंगे, हिंदी का इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च हो गया, जिनको ज्वाइन करना यू कैन। चलिए फिलहाल हम लोग जो है आज सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फॉर्मूले से देखेंगे, लॉजिकल देखेंगे, रेशियो के फॉर्म में कैसे सॉल्व कर रहे हो, सारे तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। बस एक बार बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है पेन और कॉपी लेकर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको प्रॉपरली नोट करिएगा और क्वेश्चन में उसको अप्लाई करिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान लगेगा। यानी अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पढ़ चुके हैं, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग पिछली क्लास देखिएगा, उसमें हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस डिस्कस किया है। अगर वो टॉपिक आप लोगों को सही से आता है तो साधारण ब्याज आई होप बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले साधारण ब्याज में ध्यान देंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात करें। साधारण ब्याज इसमें जो टर्म्स की बात करेंगे, पी हम लोग सुनते होंगे बचपन से, भाई 6 क्लास में भी। पी का मतलब प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, यानी मूलधन का मतलब ये हुआ कि जो भी मनी हम बारो करते हैं यानी जो उधार लेते हैं, यानी उधार का मतलब किसी व्यक्ति से लें या बैंक से लें, या जो है किसी बिजनेस के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी पर्सन को हम उधार के रूप में देते हैं। यानी एक ऐसा मनी जिस पर कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जुड़ा हुआ होता, वो अपने आप में एक्चुअल मनी होता है, 100% होता है, वो प्रिंसिपल होता है। अच्छा, आप लोग पढ़ते होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि यहां पे ऐसे हम बोल दें कि 1 रुपए आर परसेंट का मतलब हुआ 1/100, यानी 100 रुपए पर R%, यानी 100 रुपए पर जितना ब्याज लगेगा वो बेस माना जाता है। या अगर हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, 1 रुपए पर लगने वाला जो ब्याज होता है समय के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल पर, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अच्छा, इसको हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। समय की अगर हम बात करें, समय का मतलब टाइम। भाई अगर हम पैसा उधार लेते हैं तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, कितने समय के लिए लेते हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन में रिलेट किया जाएगा। अच्छा, एक और टर्म्स बनता है अमाउंट का मतलब ये हुआ कि मिश्रधन। जैसे मान लो हम ये बोल दें कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए बैंक से लोन लिया, ठीक है, अभी जनरल तरीके से बात करें, 20,000 रुपए बैंक से लोन लिया और उसे किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से और टाइम, इन दोनों की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम की बात करें, यानी टाइम के सेंस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, हम बोल दें 4,000 रुपए है, यानी 4,000 रुपए सर्टेन टाइम में किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ा। 20,000 रुपए हमने उधार लिया था और 4,000 रुपए हमें इंटरेस्ट पे करना हुआ। इसका मतलब हम बैंक को अगर देंगे तो कुल कितना देंगे, यानी 24,000 रुपए ही क्या होता है, अमाउंट होगा। यानी जो अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको कंफर्म है, मूलधन में जो ब्याज जोड़ेंगे वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। यानी कुछ पैसा अगर हम उधार लेते हैं और उस पर जो ब्याज हम जमा करेंगे, ब्याज अदा करेंगे, पे करेंगे, उसको जोड़ने के बाद जो टोटल पैसा वापस करेंगे वो अमाउंट के फॉर्म में होगा, यानी मिश्रधन के फॉर्म में होगा। बात अभी हम साधारण ब्याज की कर रहे हैं, ठीक है, इतना सबको समझ में आया होगा। अच्छा, एक खेल है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में, इसको समझिएगा, फिर हम लोग फॉर्मूले से करेंगे। जैसे मान लो हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की अगर हम बात करें, सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं, हम बोलते हैं कि 10% पर एनम। ध्यान दीजिएगा, 10% पीसीपीए का मतलब पर एनम बोल दें, इसका मतलब हुआ 10% का मतलब हुआ 10/100। हम ये समझेंगे लॉजिकली 10% क्या होता है, यानी 100 रुपए का 10 भाग होता है 10%। तो 100 रुपए पर 10 रुपए इंटरेस्ट हम पे करेंगे। हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होगी बेस वैल्यू, यानी किस पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, मूलधन पर पे कर रहे हैं, यानी नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, और जो 10 रुपए हो क्या है, ब्याज है, यानी इस रेट से, यानी 100 रुपए पर हम 10 रुपए ब्याज पे कर रहे हैं।
तो जब भी आप लोग कहा जाएगा भाई बताइए 12.5% इंटरेस्ट हम एक साल में देते हैं, इसका मतलब हुआ 12.5% की वैल्यू 12.5/100, यानी 100 रुपए पर हम 12.5 रुपए ब्याज देते हैं। ये समझ में आ रहा हो आप लोगों को? तो ये ध्यान समझिएगा, 100 रुपए पर 12, यानी 100 हमारा क्या होगा, बेस वैल्यू होगा प्रिंसिपल, और ये क्या होगा, ब्याज होगा। इतना सबको सिर्फ समझ में आ गया। चलिए अभी हम लोग इसको रिलेट करते हैं। दूसरा देखिए, टाइम की अगर हम बात करें, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा वो भी हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। समय हमेशा ईयरली लोगे। ईयरली का मतलब जैसे मान लो हमने पैसा 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए ऐसे लिया उधार, या किसी को 1 साल 2 साल के लिए उधार दिया, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई हमने 6 महीने के लिए ही पैसा लिया, 6 महीने में हमने अदा कर दिया, या हम बोल रहे हैं कुछ दिन के लिए 73 डेज के लिए। तो हमेशा जो ब्याज यहां पे होगा वो एनुअली कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, जो समय हमारा है अगर मंथ्स में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ईयरली के फॉर्म में लिखेंगे। अब बताओ 6 महीने में कितने साल होंगे, एक साल में कितने होते, 12 महीने होते हैं, यानी 12 महीने में 1 ईयर हुआ तो 6 मंथ में आधा साल होंगे। तो डेज को भी अगर आप लोगों को ईयर में कन्वर्ट करना है तो सबको कंफर्म होगा 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। यानी अगर आप लोगों को डेज को ईयर में करना है, जैसे 73 डेज है तो 365 से डिवाइड कर दोगे, वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर आप लोगों को समय दिन में दिया हो या समय दिया हो आप लोगों को मंथ्स में, हमेशा आप लोग समय को कन्वर्ट करोगे ईयर में। चलिए अब हम लोग समझते हैं, सबसे ज्यादा जो खेल होता है समझने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप लोग जो ध्यान समझेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझ गए तो सारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूले में यूज करेंगे और क्या फॉर्मूला होता है, दोनों चीजें हम लोग ध्यान से समझेंगे। ओके, देखो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार बेसिक फॉर्मूला करते हैं फिर इस फॉर्मूले को रिलेट करते हैं। शायद हमें लगता है सबने ये पढ़ा होगा, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में जितने समय में लगेगा बाई 100 कर देंगे, यानी SI इक्वल टू PRT बाई 100 सबने पढ़ा होगा। देखो हम ये बात करें, अगर हम ये कह दें कि प्रिंसिपल मूलधन को अगर हम 100 रुपए मान लें, 100 रुपए का मतलब X रुपए मान लें या परसेंटेज में मान लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट R मान लें और टाइम को T मान लें, तो आप लोग बताओ इसके अकॉर्डिंग हमारा ब्याज कितना हो जाएगा। तो ब्याज बिल्कुल आप लोग बोलोगे सर P का मतलब 100% हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है टाइम बाई 100 कर दिया, यहां कैंसिल हो गया, यानी साधारण ब्याज जो होता है वो RT% होता है। मतलब 1 साल में जितना परसेंट लगेगा और टाइम से मल्टीप्लाई करोगे उतना ब्याज हो जाएगा। जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं 1 साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताइए 3 साल में कितना ब्याज लगेगा। तो आप लोग ये समझिएगा 1 साल में 10%। साधारण ब्याज क्या होता है, एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी जो हमने SI CI पढ़ेंगे दोनों को रिलेट करेंगे। साधारण ब्याज का मतलब हर साल बराबर होता है। जैसे मान लो हम ये बोल दें कि 10,000 रुपए हमारा मूलधन है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप लोग बताओ पहले साल इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो आप लोग कहोगे सर 10,000 रुपए है, 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए, यानी 100 रुपए पर 10 रुपए है, तो 100 रुपए की वैल्यू यानी 10,000 रुपए है, 10% निकाल लोगे, सबको कंफर्म है 1,000 रुपए ब्याज होगा। तो अगर मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, पहले साल का ब्याज अगर 1,000 रुपए है तो सेकंड ईयर दूसरे साल का भी ब्याज कितना होगा, 1,000 रुपए होगा। तीसरे साल का भी ब्याज कितना होगा, वो 1,000 रुपए होगा। मतलब जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट और मूलधन चेंज नहीं होगा, हर साल का ब्याज क्या होगा, बराबर होता। साधारण ब्याज का मतलब ही यही होता है कि हमेशा ब्याज प्रिंसिपल पर यानी मूलधन पर हम कंसीडर करते हैं। तो यही ध्यान देना है। अच्छा, अगर आप लोग इसको परसेंटेज या रेशियो से करो, ये कह सकते हो कि 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज देते हैं 1 साल में, तो बताओ 3 साल में 3 गुना ब्याज देंगे। तो ये कैसे हो गया, यानी 30/100 हो गया कि नहीं हुआ, यानी 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज देंगे। अगर हम बोल दे भाई 100 रुपए पर 1 साल में 10 रुपए ब्याज देंगे, 2 साल में कितना देंगे, 30 रुपए, 2 20 रुपए, 3 साल में 30 रुपए, 4 साल में 40 रुपए, हर साल ब्याज बराबर होगा। तो आप लोग यहां से फॉर्मूला बना सकते हो, ध्यान समझिएगा। यहां फॉर्मूला क्या बना सकते हो, ये पहला तरीका हुआ। तो 1 साल में 10% हुआ तो 3 साल में हमेशा जो ब्याज होगा R × T%। ध्यान दीजिएगा, 1 साल में 10, 3 साल में 30%।
तो 30% ब्याज देंगे और ब्याज किस पर लगेगा? मूलधन पर लगेगा। अगर आप लोगों को कंफर्म है कि हमारा मूलधन प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया कि 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 30% कितना होगा? 30 और 30 ऐड करोगे तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 130। कहने का मतलब जैसे अगर परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, एक साल में 10% तो 3 साल में 30%, तो 30% ब्याज का मतलब जो हम मूलधन मानेंगे, मूलधन 100 मानेंगे, x मानेंगे, 500 मानेंगे, जो मानोगे उसका 30%। हम 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 100 से क्वेश्चन आसान बनता है। 100 का 30% 30 होगा, 130 अमाउंट। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग कहा जाए, फिर समझिएगा, लेट अगर हमें कहा जाए कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है, ध्यान से समझिएगा, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% पर एनम है। टाइम आप लोगों को गिवन है, टाइम आप लोग बोल दिया जाए कि 2.5 ईयर, 2.5 साल है। तुरंत आप लोग क्या करोगे? 8 इंटू 2.5, 25 अट्ठे 200 यानी 20% हुआ। R इंटू 2 का मतलब 20% हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। अगर 20% ब्याज हो गया, इसका मतलब ये है कि हम ये बोल दें कि हमने जो इन्वेस्ट किया था या बारो किया था वो 100 रुपए था, तो 100 का 20% 20 हुआ, यानी 120 रुपए हमें अमाउंट के फॉर्म में देना पड़ेगा। इतना सभी को समझ में आया? अगर सिंपल आप लोगों को परसेंटेज से दिया होगा तो हमेशा आर और टी मल्टीप्लाई करोगे, 100 मूलधन मानोगे, उस पर जो है ब्याज जो मल्टीप्लाई किया वो होगा, अमाउंट बन जाएगा। ये रिलेशन प्रॉफिट और लॉस की तरीके से हुआ कि नहीं हुआ? कि जैसे हम बोलते हैं 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट का मतलब 100 सीपी हुआ और 120 क्या हुआ? एसपी हुआ। वैसे 20% ब्याज का मतलब मूलधन पर लगेगा और प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। बस इतना आप लोगों को ध्यान देना। और ब्याज का मतलब R इंटू T%। ये तो परसेंटेज से था, लेकिन ध्यान समझिएगा, ये परसेंटेज था। अगर आप लोग ये बोल दिया जाए ये परसेंटेज से था, और अगर आप लोगों को ऐसे कहा जाए, ध्यान समझिएगा, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे दिया होगा, R दिया हो, मान लो 12.5%, ध्यान से समझिएगा, या जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो 16 होल 2/3%, ऐसे दिए होते हैं, या 9.09%। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल्स के फॉर्म में दिया हो या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो, अच्छा टाइम कुछ भी दे सकते हैं, मान लो हम टाइम दे दें 5 ईयर, ठीक है, या हम यहां पे फिर और टाइम दे दें, यहां बोल दें कि 3 होल 2/3 ईयर, ऐसे हम बोल दें। ध्यान समझिएगा, कुछ भी यहां पे कह दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या बोल दें हम जो है कि 5 होल 1/2 ईयर, अगर ऐसे कह दिया जाए। तो आप लोग क्या करो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे दिया होगा तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन निकालोगे, इससे आसान हो जाएगा। यानी 12.5% का मतलब 100 रुपए पर 12.5 रुपए ब्याज दे रहे हैं। 12.5 की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/8, हम चाहे 100 रुपए पर 12.5 बोलें या 8 रुपए पर 1, तो 8 रुपए पर 1 रुपए 1 साल में दे रहे हैं, तो बताइए 5 साल में कितना देंगे? तो 1/8 इंटू 5 कर दोगे, यानी 5/8 देंगे। 8 नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन होगा, ऊपर वाली वैल्यू ब्याज होगा, और इसमें ऐड करोगे क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। समझ में आ गया? यानी 8 में अगर 5 ब्याज जोड़ोगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी 8 5 13 रुपए अमाउंट हो जाएगा। अगर हम बोलते रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 16 होल 2/3%, तुरंत कहोगे 16 होल 2/3 का मतलब 1/6, यानी 6 रुपए पर 1 रुपए 1 साल में दे रहे हैं। और ये वाला टाइम अगर लेते हैं 3 त्रिका 9 2 11, तो 11/3 सालों में कितना होगा? ये मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कॉमन नहीं है, तो 11/18, यानी 18 रुपए पर 3 सालों में हम 11 रुपए ब्याज देंगे, और 18 और 11 का मतलब 29 रुपए हमारा क्या होगा? अमाउंट होगा। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, जहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो इसको ऐसे कर लोगे। 9.09 की पहलू सबको पता है 1/11 होती है। 11 रुपए पर 1 साल में 1 रुपए ब्याज देंगे, तो 5 सही 1/2 सालों में कहा जाए तो 1/11 इंटू कितना? 5 में 10 है कि 11/2, यानी कैंसिल आउट हुआ। 1/2 का मतलब हुआ 2 रुपए पर हम 1 रुपए ब्याज देंगे, कितने? 5 सही 1/2 सालों में। ध्यान समझ में आ रहा क्या करें? रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो RT% हो जाएगा ब्याज, तो नीचे वाली वैल्यू जो फ्रैक्शन में होगा हमेशा मूलधन होगा, ऊपर वाली वैल्यू ब्याज होगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट से भी करते हैं और फॉर्मूले से भी करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान समझिएगा, दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व करिए जैसा इजी लगे। 68,000 रुपए पर 3 साल 9 महीने की अवधि के लिए 16 सही 2/3 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अच्छा, एक सबको पता भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100, यानी R हमेशा पर एनम में होगा,
टाइम भी क्या करोगे, ईयरली के फॉर्म में, अगर मंथ्स में दिया होगा ईयर में करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ब्याज आ जाएगा। मूलधन आप लोग कंफर्म है 68,000, ठीक है। प्रिंसिपल 68,000 कंफर्म है, पी दिया है। 3 साल 9 महीने का मतलब टाइम दिया गया है। 16 होल 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रख दो आ जाएगा। लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, आप लोग इससे जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, और इससे पहले आप लोग करते आ रहे होंगे, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो, रेट और टाइम अगर दिया है तो बताओ रेट और टाइम कितना, रेट कितना दिया 16 होल 2/3 का मतलब 1/6। हमेशा हमने कहा था जब भी मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दिया होगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 16 सही 2/3% की वैल्यू भिन्न में कितनी होगी, 1/6 होगी। 3 साल 9 महीने, देखो 3 साल तो पूरा है, 9 मंथ्स को ईयर में करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 साल, तो 3 सही 3/4 साल क्या होगा, 9 महीने को हमने कन्वर्ट किया 3/4 ईयर, और 3 ईयर कंप्लीट है, इसका मतलब 3 चौक 12 और 3 कितना हुआ 15/4, यानी 15/4। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले r इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें भी जो कॉमन है कट कर दो, 3 × 5 = 15 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, यानी यहां से 5/8 हुआ। हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू प्रिंसिपल, और ये क्या हुआ, ब्याज हुआ, और तुरंत माइंड में करोगे 13 क्या हुआ, अमाउंट हुआ। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, 6 रुपए पर 1 रुपए 1 साल में ब्याज, तो 3 साल 9 महीने में ब्याज कितना होगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 8 रुपए पर 5 रुपए ब्याज बन गया। अब हमें क्या दिया है वैल्यू, भाई प्रिंसिपल ब्याज और अमाउंट में जो भी दिया होगा रिलेट कर दो। हमें मूलधन दिया है 8 की वैल्यू 68,000 रुपए दिया है, और ब्याज चाहिए 5 की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल सॉल्व कर लो आंसर। अमाउंट चाहिए होता 13 की वैल्यू, जो चाहिए वो निकालिए। अगर आप लोग रेशियो रिलेट कर ले हो तो यहां से 8 × 28 = 64 हुआ, यहां 8 × 5 = 40, 5 × 25 = 5 × 8 = 40 और 2 = 42, यानी 42,500 है ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट। 42,500 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि आप लोग परसेंटेज से सॉल्व करोगे, यानी 100 मानकर सॉल्व करोगे, या रेशियो सॉल्व करोगे। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो ऑलवेज रेशियो से सॉल्व करोगे, और 10, 20, 30% दिया होगा तो परसेंटेज से ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ इसको देखो, ये कितना आसान है। किसी धनराशि पर 9% ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो बताइए धनराशि बताइए। तुरंत माइंड में देखिए, हमने अभी क्या कहा था, जब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे दिया हो 9%, 10%, 20%, तब कोई बात नहीं, आप लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 5 साल में, 1 साल में 9%, 5 साल में कितना हो, 9 × 5 = 45%, यानी जो प्रिंसिपल होगा उस पर 45% ब्याज लगेगा। और इसका मतलब अगर 100 प्रिंसिपल होगा तो ब्याज कितना होगा 45, और अमाउंट कितना बनेगा 145। ये तुरंत माइंड में फ्रेम कर लिया। हम चाहते तो 45% को भिन्न में भी कर लेते, भाई 45 का मतलब 45/100, उसको भिन्न में कर लो, नहीं तो ऐसे रहने दो। हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा फोकस कर रहे हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, टाइम कंफ्यूजिंग फॉर्म में दिया हो तो फ्रैक्शन में करो, अदरवाइज ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। देखिए वैसे करोगे तो आसान होगा ही होगा, ये मस्त है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी करोगे तो टफ नहीं होगा। जैसे यहां पर क्या करोगे भाई, 45 ब्याज हुआ, 9 × 5 = 45 रुपए ब्याज होगा, यानी 100 रुपए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 45 रुपए ब्याज होगा। ये क्या कह रहा भाई, हमें जो ब्याज मिला वो 4000 कितना 4016.25 मिला, यानी ब्याज कितना मिला 45 रुपए, 45 की वैल्यू दी है, और प्रिंसिपल चाहिए 100 की वैल्यू निकाल लोगे। जो दिया होगा 45 दिया, 1 निकालोगे वो वैल्यू हमेशा नीचे जाती है ना, तो जो दिया होगा हमेशा नीचे कर दो, 45 की वैल्यू दिया 100 निकाल लो। इसको हम किससे किया, परसेंटेज से किया। अभी रेशियो से भी करके बता रहे हैं। यहां से देखो आप लोग करोगे किससे, 9 से कटेगा, हाँ देखो 9, 5, 2, 7, 6, 13, 14, 4, 18, 9 से कट जाएगा, तो 9 × 5 = 45 हुआ, 9 × 4 = 36 हुआ, और 4, 9 × 4 = 36, 5, 9 × 6 = 54 ना, और 2, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, है कि नहीं। अब उसके बाद जो है मल्टीप्लाई, और यहां से 5 से 5 दूनी 10, 20 हुआ, दोगुना कर दोगे ना, यहां से जो भी आएगा सॉल्व हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 5 = 10 हुआ, 2 दूनी 4, 1 5 हुआ, 2 × 6 = 12, और 2 × 4 = 8, 1 9 हुआ, 2 × 4 = 8 हुआ। 8925 आ रहा है, एक डेसिमल लगा दोगे, 8925 बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 8925 रुपए होगा, जिस पर जो है ध्यान समझिएगा, जिस पर 45% ब्याज 4016.25 होगा। एक तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये भी हुआ, जो चाहे यहां पे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट करो
और चाहे यहाँ पे RT को मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन में करो, यानी 45% का मतलब ये भी कर सकते थे, 5 9 45 यानी 20, हम ये भी कर सकते थे, यानी भाई 20 क्या होगा हमारा प्रिंसिपल होगा, 9 क्या होगा ब्याज होगा, यानी 20 पर 9 रुपए ब्याज देंगे, तो हम ये भी कह सकते थे भाई 20 पर 9 रुपए ब्याज देंगे तो ब्याज 9 की वैल्यू कितना है, 9 की वैल्यू 4016.25 है और प्रिंसिपल 20 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो वही यहां भी तो हुआ, 20 और 5 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि आप लोग चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले कर दो फ्रैक्शन में, फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, या R और T को मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन में करो, या R और T को मल्टीप्लाई करने के बाद प्रिंसिपल 100 मानो, जो तरीका इजी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो अप्लाई करोगे। जैसे इसमें भाई ये लिखना थोड़ी था कि 9 × 45% ब्याज हुआ, 45% की वैल्यू दिया, 100 निकाल लिया, प्रिंसिपल आ गया आंसर। और अगर चाहो तो रेशियो में तो उनको कन्वर्ट कर लोगे। हाँ वेरी गुड, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या आएगा आंसर। बिल्कुल ध्यान से समझिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखना है कि जो है SI = PRT / 100 नहीं, यानी R और T गिवन है तो R और T का मतलब ब्याज होगा, ब्याज परसेंटेज में या फ्रैक्शन में मिल गया तो कोई इशू नहीं, कुछ भी दिया होगा कनेक्ट कर लोगे। A sum of money become 3,50,000, 50 नहीं 5,000 in 4 years 73 days, देखो टाइम दिया है, with 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द सम, मतलब एक धनराशि 4 साल 73 दिन। सबसे पहले टाइम ही कंफ्यूजन है भाई, टाइम 4 ईयर तो ठीक है, 4 ईयर तो ठीक है, लेकिन जो 73 डेज है इसको ईयर में करोगे, अभी हमने क्या बताया था 365 से डिवाइड कर दो, 73 5 यानी 1/5, तो 4 साल तो पहले था, 1/5 ईयर ये हुआ, तो 4 होल 1/5 ईयर। पहले तो ये समझिए, जहां भी टाइम अगर मंथ्स में दिया होगा ईयर में कर लो, डेज में दिया होगा तो भी ईयर में कर लो। ये क्लियर हुआ, 4 सही 1/5 साल हो गया, 4 साल 73 दिन का मतलब। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 होगा, तुरंत हमने कहा था कि जरूरी नहीं कि पहले मल्टीप्लाई करो, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर लो, यानी 12.5 का मतलब 1/8, यानी 8 रुपए पर 1 रुपए 1 साल में इंटरेस्ट, तो 4 होल 1/5 ईयर में, तो 5 4 जा 20 और 1 21/5 टाइम हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दो जो भी आएगा, यानी 21/40 क्या हुआ, ये R और T को मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन में वैल्यू निकलती है, तो हम ये समझ देंगे कि भाई 40 रुपए अगर मूलधन होगा तो उस पर 21 ब्याज होगा, हमेशा नीचे मूलधन ऊपर वाली वैल्यू ब्याज, तो 40 पर 21 ब्याज का मतलब 61 क्या होगा अमाउंट। ये तो बिना हमने देखे क्वेश्चन कर देंगे कि भाई क्या दिया था नहीं मतलब, लेकिन रेट और टाइम दिया था, इसका मतलब R और T का मल्टीप्लाई का मतलब है कि ब्याज कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज जो कंसीडर कर रहे हो वो रेशियो के फॉर्म में कितना होगा, बना लिए भाई। हमें क्या दिया, अब पढ़ो, इतने में ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाता, मतलब कोई मनी था, वो मनी में ब्याज जुड़ा तो ये अमाउंट होगा ना, तो ये अमाउंट गिवन है। देखो मनी में ब्याज जुड़ने के बाद अमाउंट बनता है, तो मिश्रधन दिया गया है। आप लोग बताओ 40 मनी अगर हम मानते हैं, 21 ब्याज इस पर लगता है, तो 61 अमाउंट हो जाता है कि नहीं, तो यानी इसका मतलब 61 की वैल्यू क्या दिया है, 61 की वैल्यू आप लोग कंफर्म है कि 305000 दिया है। भाई क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, तो 40 की वैल्यू, ब्याज चाहिए तो 21 की वैल्यू, लेकिन प्रिंसिपल चाहिए। भाई जो दिया है 61 दिया है, 40 सही है आंसर। क्या डाउट है, यहां सॉल्व कर लोगे, 61 का 5 गुना हुआ, 4 पंचे 20, 2 लाख रुपए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 2 लाख रुपए जो है उधार दिया होगा। बोले किसी को डाउट है इस पर, तेरी देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डेसिमल में दिया होगा तो हमेशा फ्रैक्शन में करोगे, मतलब एक साल में 12.5% बोल दे, 3 साल 4 साल, तो हमेशा 12.5 को ही पहले कन्वर्ट कर लो, इससे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, और जितना टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज प्रिंसिपल बनेगा, उस पर ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर वाली ब्याज बनेगा, फिर कनेक्ट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, कह रहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 years with 12% per annum ₹40 less than the simple interest on the same sum for इतना। भाई मनी सेम है, कह रहा एक कुछ पैसा है, 2.5 वर्षों के लिए 12% ब्याज की दर से साधारण ब्याज, 3.5 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से,
जो दोनों में ब्याज होता है वो 40 रुपए पहले में दूसरे की तुलना में कम प्राप्त होता है। देखो आप लोग क्या करोगे, जैसे अगर परसेंटेज से करना है तो मनी को 100 मानोगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट टफ होता तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेशियो के फॉर्म में मानते ना, मनी दोनों सेम है। हमने लेट किया जो हमारा मनी है, जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए मान लो हमने इन्वेस्ट किया। अभी करा कि अगर 100 रुपए हम जो है एक धनराशि 100 रुपए है, वो करा उस पर 12.5%, एक साल में 12.5% ब्याज की दर से 2.5 साल, 2.5 का मतलब 2.5 साल, तो 2.5 साल ऐसे लिखोगे, R इंटू टी करोगे, यानी एक साल में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2.5 साल में कितना मिलेगा भाई, एक साल में 100 रुपए पर 12 रुपए, तो 2.5 साल में तो 12 दूनी 24 और 30 हो जाएगा ना, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 30, यानी 30% हुआ कि नहीं हुआ। यानी इसका मतलब एक साल में 12%, 2.5 साल में 30% ब्याज मिलेगा। अगर यही 100 रुपए होगा, ये 100 रुपए ही है, ये कह रहा कि इसी पर जो है 3.5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से, इस पर 10% ब्याज की दर से कितने, 3.5 वर्षों का मतलब 3.5 ईयर लिख सकते हैं ना। एक साल में 10%, 3.5 साल में कितना 35%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2.5 वर्ष का जो ब्याज होगा, 100 रुपए पर 12% ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी 30 रुपए होगा। उसी 100 रुपए पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 35 रुपए होगा। तो पहले जो ब्याज है 100 रुपए पर 30 रुपए और यहां 35 रुपए, अंतर कितना है, 5 रुपए का अंतर है, जो कि क्या है, वैल्यू में 40 रुपए के बराबर है। तो 5 की वैल्यू 40 रुपए, 1% की वैल्यू 5 8 40, 100 की वैल्यू प्रिंसिपल चाहिए तो 100% की वैल्यू कितना हुआ, 800 रुपए। कहां डाउट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ओरल आप लोग बता सकते, मतलब ये बिल्कुल समझिएगा कि जैसे प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन लगाते थे, वैसे यहां पे मूलधन को सीपी मान लेना है और ब्याज का मतलब प्रॉफिट, लेकिन ब्याज आरओटी, रेट और टाइम का मल्टीपल होता है, ये ध्यान समझना है। जहां पे रेट कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां रेशियो से बना लो, जहां आसान होगा उसको वैसे कर दो। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ये आसान था इसलिए हमने डायरेक्टली कर लिया। चलिए अभी सब बेसिक क्वेश्चन बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, सॉल्व कर लोगे। देखिए इतना थोड़ा सा देखने में कितना लंबी है, बट बहुत आसान से क्वेश्चन है। एक बैंक पहले 3 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज, अगले 5 वर्षों के लिए 7.5% ब्याज और अगले 15 वर्षों के लिए 8.25% ब्याज नेक्स्ट 15 ईयर के लिए। इफ अनुज डिपॉजिट सर्टेन सम इन दिस बैंक, ही रिसीव टोटल इंटरेस्ट ₹35400 एट द एंड ऑफ 12 ईयर। मतलब ये करा कि भैया एक बैंक है, उन्होंने कहा किया एक स्लैब बता दिया कि हमारे यहां अगर 3 साल के लिए पैसा जमा करते हो तो हम हर साल 6% ब्याज देंगे। यानी अगर पहले 100 रुपए अगर जमा करते हो तो पहले साल 6 रुपए देंगे, दूसरे साल भी 6 रुपए देंगे, तीसरे साल भी देंगे, पहले 3 साल के लिए 6%। ये बस लिख लो ऐसे। तो मतलब ये हुआ 6% क्या है, 6% पर एनम ब्याज देंगे फर्स्ट 3 ईयर के लिए। यानी बियॉन्ड 3 ईयर, एक साल से लेके 3 साल तक जमा करते 6%। इसके बाद कह रहा 7.5% ब्याज देगा बियॉन्ड, मतलब इसके बाद अगले जो है कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक। ठीक, इसके बाद कह रहा है 8.25% ब्याज होगा अगले कितने वर्षों तक, ध्यान समझिएगा, 8.25% ब्याज होगा अगले कितना, 15 वर्षों के लिए ना, अगले 15 ईयर के लिए। ध्यान समझिएगा, अगले 15 ईयर्स के लिए। आई होप क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका कितना इजी आंसर है, एक बार ध्यान से पढ़िए, ओरली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले साल अगर 100 रुपए जमा करते हैं तो पहले साल 6 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी। अब चौथे साल क्या होगा, यानी 3 साल के बाद अगले 5 साल तक, फर्दर 5 साल लिखा है, यानी चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, ये हर साल 7.5 रुपए मिलेगा। 8वें साल के अगले 15 साल तक, यानी 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, ऐसे। तो ये स्लैब दे दिया गया कितने सालों का, 5, 3, 8 और 15, 23 वर्षों का स्लैब दिया है। कोई व्यक्ति अगर बैंक में 23 वर्ष मैक्सिमम तक पैसा रखेगा, उसको कितना ब्याज मिलेगा, ये एक स्लैब दे दिया गया है। तो कोई बात नहीं कर रहा भाई, एक अनुज है, उन्होंने कुछ धनराशि इस बैंक में जमा किया और 12 साल के अंत में बैंक ने उसे 3 लाख नहीं, 35,400 रुपए एज आ इंटरेस्ट के रूप में दिया। तो कितना आसान सा है, आप लोग क्या करोगे भाई, 12 साल के लिए अनुज ने जमा किया,
तो अगर हम मान लें 12 साल के लिए अनुज ने 100 रुपए जमा किया, ध्यान समझिएगा, 12 साल के लिए अनुज ने 100 रुपए जमा किया। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आसान है, बहुत डेसिमल्स में नहीं है, इसको वैसे कर दो। तो आप लोग बताओ, पहले 100 रुपए पर हर साल, पहले 3 साल, 12 साल तक जाएंगे तो पहले 3 साल में हर साल 6% ब्याज मिलेगा, यानी 18 रुपए ब्याज हुआ पहले 3 साल में। 18% ये हुआ ना, 18% का मतलब 100 अगर मनी मान रहे हैं तो परसेंट लगा दे रहे हैं बस समझने के लिए कि वैल्यू से अलग से दिखे। तो एक साल में 6%, पहले 3 साल में 18 मिलेगा। 12 साल तक जाना है, अगला 5 साल भी जाएंगे तो एक साल में 7.5 रुपए, तो अगले 5 साल में कितना हुआ, ध्यान समझिएगा, 37.5 हुआ ना, 5 7 35 और 2.5 का 5 गुना 37.5, यानी 37.5 रुपए ब्याज मिलेगा अगले 5 साल में। अभी कुल कितने हुए, 5 और 3 कितने, 8 वर्ष हो गए, और अभी भी और कितने वर्ष चाहिए, यानी 4 वर्ष और जाना है। 4 वर्ष और जाना, इसका मतलब अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए हर साल 8.4 क्या, अगले जो भी 15 साल तक जमा करेंगे तो उसके लिए है। फिलहाल 4 साल के लिए 8.25% के अकॉर्डिंग कितना मिल जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे 8 चौक 32 से 35% मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए जमा करेंगे पहले 3 साल में 18 रुपए, अगले 5 साल में 37.5 और अगले 4 साल में 33, यानी तीनों को ऐड कर सकते हो कि नहीं। जब 100 रुपए वही मनी है, अलग अलग तो मनी है नहीं, तो 18 और 33 ऐड करोगे यानी कितना हो गया, 17 जोड़ोगे 50 से 51, 51 यानी 88.5, 51 और 37 यानी 50 और 37 कितना हुआ, 87 और एक 88.55, यानी 100 रुपए पर 88.5 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 100 रुपए जमा करेंगे, 12 साल बाद निकालेंगे, 88.5 ब्याज मिलेगा। लेकिन वैल्यू दे दिया गया 88.5 की वैल्यू क्या दिया गया, यानी 35,400 ब्याज के रूप में मिला। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना है, 35,400 है। और कितना जमा किया था नितिन ने, 100 रुपए जमा किया था, बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हो, तो बिल्कुल सही है। तो सॉल्व कर लीजिएगा भाई, एक की वैल्यू कितना हुआ, 35,400 डिवाइड बाई 88.5, मतलब ये कह सकते थे 88.5 की वैल्यू दिया है और 100 की वैल्यू निकालना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो। यहां से डेसिमल यहां जाएगा और 8 8 16 और 5 21, यानी 3 से तो कटेगा, या डायरेक्टली देखो जा रहा है। हम बात करें 8 चौक 32, 4 पंचे 20 और 4 और 32 और 32 और 2 34, 4 4 32 3 35, हाँ 4 बार डायरेक्ट जाएगा। देखो 35 वाले 4 बार जाएगा, 40 बचेगा, और यहाँ पे 1000 और है, 0 और बढ़ा दोगे, 40,000 कहीं है, अच्छा नहीं है भाई, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ब्याज उसके द्वारा जमे की धनराशि तो नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ 40 2 1 2 3 0 और बढ़ा दोगे 40,000, लेकिन यहां 40,000 कहीं नहीं दिया है, यानी यहां जो दिया गया वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में डिफरेंस है, तो एक और बढ़ा दोगे भैया। करेक्ट आंसर कितना है, 40,000। बोलो किसी को डाउट है, पहले 3 साल में हर साल 6 रुपए, 3 साल में 18, अगला उसी मनी पर हर साल अगले 5 साल तक 7.5 रुपए, तो अगले 5 साल तक 7.5 के अकॉर्डिंग 37.5 रुपए, तो 8 साल हो गया, और अगले 15 साल के स्लैब में सिर्फ 4 साल और निकालना है, तो एक साल में 8.25, अगले 4 साल में 33, कुल मिलाकर 88.5% इंटरेस्ट मिला, जो कि इसके बराबर है। 100 की वैल्यू निकालोगे जो जमा किया था, यानी इतना। तो अब आप लोग बताओ क्या यहां रेशियो से करना सही था, रेशियो से करते जब यहां ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, 7.5 की जगह पर 16 होल 2/3 दिया होता, यहां दिया होता कि 11.1/9 दिया हो, तो जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दिया होगा तब आप लोग रेशियो से करोगे और जनरली परसेंटेज से करोगे। चलिए बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, आई होप इसको आप लोग ओरली बता सकते हैं, जो पहले क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसके पहले वाला जल्दी बताएंगे आप लोग। किसी राशि पर साधारण ब्याज पहले 3 वर्षों के लिए 6%, फिर वही 8 वर्षों के लिए 8%, पहले अगले 5 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष, और 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, यानी बियॉन्ड द 8 ईयर्स अवधि के लिए 10%, तो और आसान हो गया। कुल 10 वर्षों की अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज इतना, तो धनराशि वही सेम क्वेश्चन हमने रिपीट किया है कि इसको आप लोग बिना जो है लिखे पेन उठाए बता देंगे। यानी एक व्यक्ति जो है पहले 3 वर्ष में कुछ ब्याज देता है, अगले जो है 5 साल, फिर अगले 8 साल का मतलब 8 साल से अधिक जितना भी जमा करेंगे हर साल 10% देंगे।
यानी एक व्यक्ति ने 10 साल तक पैसा जमा किया और कुल 15,600 रुपए उसे ब्याज के रूप में मिला। तो आप लोग क्या मानोगे भाई, हमने 100 रुपए जमा किया है और कितने साल के लिए, 10 सालों के लिए। तो आप लोग बताओ इस स्लैब के अकॉर्डिंग 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो ये बोलोगे सर पहले 3 साल के लिए 6% बोल रहा है, तो पहले 3 साल के लिए 6 त्रिक 18 रुपए मिलेगा पहले 3 साल में, और प्लस 5 8 40 रुपए मिलेगा, यानी 40 रुपए मिलेगा अगले 5 साल में। ये 3 और 5 8 साल हो गया, अभी 2 साल बचा हुआ है। तो 2 साल का मतलब हर साल 10% मिलेगा, 2 साल में 20% मिलेगा। तो सर 2 साल के लिए और ऐड कर देंगे, यानी कुल मिलाकर 10 वर्षों में यहां से 40 20 60 10 70 यानी 78 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। यानी अगर 100 रुपए जमा करेंगे 78 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा, और टोटल ब्याज मिलेगा कितना, 78% की वैल्यू 15,600 इतना होगा। सो 100 की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, इसका दोगुना हुआ। सर आप लोग बोलोगे कि 20,000 रुपए हमने जमा किया था, जो हमें ब्याज जो है 10 सालों में 15,600 रुपए मिला। अब आप लोग बताओ समझ में आया या नहीं। पहले वाला भी यही था, यहां पे जान के डेटा अगर आसान होगा, और ये इतने आसान आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं, जब थोड़ा सा ऐसा लेंदी दिया होगा। तो चलिए आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बताओगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी तक तो जो है सब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, प्रिंसिपल दिया था, सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा अब आप लोग कुछ लॉजिक ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूले की अगर हम बात करें, फॉर्मूला सबको पता है, SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, ठीक है। अच्छा यहां से बताओ, अगर हमें और फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूले से अगर करना है, तो आप लोग बताओ अगर हमें P का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे। SI के सेंस में SI ये यहां 1 मान की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, SI इंटू 100 R इंटू टी। ये सब लगाना नहीं है, जिनको इस फॉर्मूले से लगाना है भाई लगाओ, क्या दिक्कत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर निकालना होगा तो क्या करोगे भाई, R निकालना होता तो भी क्या करते, R निकालना होता तो ये SI में 100 से मल्टीप्लाई होगा, और R वहीं रहने दो, और उसके बाद यहां पे नीचे लाओगे, क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो, हमें ध्यान समझ, फॉर्मूला हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग रिकॉल कर लो, इससे सॉल्व करेंगे नहीं। यहां से फिर टाइम निकालना होगा तो ब्याज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां ब्याज निकालना भाई R निकाल रहे हैं तो सॉरी T निकाल रहे हैं तो P इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अच्छा एक और केस होता है, जब R और T बराबर होते हैं, यानी जितना समय है उतना ही टाइम है, तो इसका मतलब R और T बराबर अगर कर दें तो R T का मतलब बराबर कर दें। अगर हम टाइम निकालें या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, मान लो हम टाइम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तो T इक्वल टू क्या बन जाएगा, SI इंटू 100, और अगर हम जो है R को बराबर कर देंगे, ध्यान समझिएगा, यहां R को बराबर T को बराबर कर देंगे तो नीचे P तो आएगा भाई, T स्क्वायर बन जाएगा। जहां R होना चाहिए था वहां T हो गया, तो T इधर स्क्वायर बन जाएगा ना, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चली जाएगी। वैसे रेट की बात करेंगे तो रेट अगर निकालना होगा अंडर रूट में SI इंटू 100 अपॉन यहां पे जैसे P है तो P हो जाएगा। समझ मारा क्या कर रहे हैं। जब R और T बराबर होगा, इसी में R की जगह पर T रख दो, या इसमें रख दो भाई, R की जगह पर अगर हम T रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहां T रखते हैं T इधर चला जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा, तो जो R 2 बार है तो R का मतलब भी T हो जाएगा, अंडर रूट में वैल्यू जो आएगी आ जाएगी। ये आप लोग लगा सकते हो फिलहाल, हाँ इससे लेकिन लगाना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म क्वेश्चन देखिए, लॉजिक से क्या कैसे करते हैं, ये देखो, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया कि भाई रिकॉल हो जाए, आप लोग पहले जो पढ़ चुके हों, इससे हम लोग सॉल्व करने की आदत है। अच्छा एक चीज हमने ये बताया था कि जैसे मान लो हमें बोल दें, आप लोग बताओ 10,000 रुपए है, उस पर 1 साल का ब्याज 1,000 रुपए है, ठीक है, 2 साल का ब्याज 2,000, 3 साल का 3,000, मतलब होता नहीं कि हर साल अगर 1,000 रुपए ब्याज लग रहा है, तो अगर हम बोल दें बताओ 10,000 रुपए में 20 साल का ब्याज कितना होगा, बिल्कुल मनी से ज्यादा हो जाएगा, यानी 20,000 रुपए ब्याज जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, नहीं मतलब अगर हम 10,000 को 20,000 कर दें, भाई हमारा मूलधन जो है 20,000 रुपए हो गया, तो पहले वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा। अगर मनी 10,000 है तो इंटरेस्ट 1,000 लग रहा, मनी 20,000 है तो इंटरेस्ट कितना होगा, दुगुना होगा ना, यानी अगर मनी दोगुना हुआ ब्याज भी दोगुना हुआ कि नहीं हुआ, समझिए 20,000 हो जाएगा। मान लो हम 10% बोल दें तो 20,000 का 10% 20 हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे समझ जाएंगे। अच्छा अगर हम यहाँ 30,000 मनी कर दें, यानी पहले 10,000 रुपए था, 30,000 रुपए था, 10,000 रुपए पर 1,000 ब्याज लग रहा था, उसी रेट से 30,000 पर कितना लगेगा, 30,000 पर 3,000 लगेगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो तो भी वही हो जाएगा ना। कहने का मतलब कंक्लूजन है कि अगर मनी जो भी है उस पर ब्याज जो भी लग रहा है, मनी दुगुना करोगे ब्याज भी दुगुना होगा, मनी तिगुना करोगे ब्याज भी तिगुना होगा। ये समझ में आ रहा होगा। यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चेंज नहीं कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। अब यही लॉजिक भाई आप लोग लगा दो। यहां पे क्या लिखा है पढ़िए कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 7 साल बाद 45 रुपए है, यानी 7 ईयर में जो ब्याज है वो 45,000 रुपए है, 45,000 नहीं 4500 रुपए है। ध्यान समझिएगा 4500 रुपए है कितने 7 ईयर में ब्याज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि अगले 7 वर्ष में धनराशि 3 गुना हो जाए, मतलब हम बोल दें मान लो जो भी धनराशि थी पी मूलधन था उस पर 4500 रुपए लग रहे हैं, 7 साल का ब्याज 4500 है, तो कह रहे हैं कि अगर पी 3 गुना हो जाएगा, मूलधन 3 गुना हो गया तो जो है अगले 7 वर्षों में धनराशि 3 गुनी हो गई। तो जैसे 7 पहले जो है जो भी मनी था उस पर 7 साल में ब्याज इतना लग रहा था तो 1 साल का निकाल सकते हो, लेकिन 7 साल ग्रुप में दिया है, 7 साल का ब्याज इतना लग रहा था, तो अगले 7 सालों में मनी 3 गुना हुआ। इसका मतलब अब अगले 7 सालों में जो ब्याज होगा वो भी 3 गुना हो जाएगा। यानी अब जो है अगले 7 सालों में ब्याज अगर 3 गुना हो गया तो अगले 7 साल का 3 गुना ब्याज कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए। 7 साल का पहले 4500 रुपए, हर एक साल नहीं निकाल रहे हैं, 1 साल का भी निकाल सकते हैं, तो ग्रुप में दिया 7 14 इसे डायरेक्टली दे दिया गया है। तो 7 साल का ब्याज इतना, तो अगले जो है 7 सालों में ब्याज 3 गुना हो गया, यानी मनी 3 गुना हो गया तो ब्याज भी 3 गुना हो गया। 45 यानी कितना हुआ, 45 गुना 90 यानी कितना, तो 9 4 13 यानी 13,500 ये हो गया। और ये अगले 7 सालों का जब मनी 3 गुना हुआ तो ब्याज 3 गुना हुआ, और पहले 7 सालों का ब्याज 4500, ये ऐड कर दोगे कितना हुआ, यहां से 4 और 4 18 यानी 18,000 रुपए आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी मनी 2 गुना करेंगे ब्याज 2 गुना होगा, मनी 3 गुना करेंगे ब्याज 3 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, जिसको डाउट है। तो एक और क्वेश्चन चलो अच्छा देते हैं, ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम ऐसे लिख देते हैं दूसरा। देखिए इसको हमने जो है डायरेक्टली 7-7 साल के पेयर में किया। अगर हम पेयर में नहीं भी करते हम ऐसे कर दें, जैसे मान लो क्वेश्चन ध्यान से समझिए, हम बोलते हैं किसी मनी पर, समझिए किसी मनी पर 5 साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ध्यान समझिए किसी मनी पर 5 साल का साधारण ब्याज हम बोल दें 5500 रुपए है। कितना है, 5500 रुपए है। अगर मनी को हम 3 गुना कर दें तो उसी मनी पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ध्यान समझिएगा कि कुल जो है 12 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या करें, किसी मनी पर 5 साल का साधारण ब्याज है, कितना 5500 रुपए है, उसी मनी पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसी मनी नहीं, अगर मनी को 3 गुना कर दें तो उसी मनी पर आप लोगों को यह बताना है कि कुल 12 साल में ब्याज कितना मिलेगा। तो देखो ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो हम ये कर सकते हैं भाई, अगर हम बोल दें किसी मनी पर 5 साल का ब्याज 5500 है तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 5 से डिवाइड कर दोगे 1100 रुपए हर साल ब्याज होगा, तभी तो 5 साल में 5500 ब्याज होगा। इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब 1 साल में 1100 ब्याज है तो 5 साल में तो हमें क्लियर हो गया 5500 5 साल में होगा, कुल 12 साल में ब्याज बताना, बचा कितना 7 साल, यानी 7 वर्ष में ब्याज कितना होगा। हमने इसके लिए 1 साल का ब्याज, पहले जो ब्याज था जिस मनी पर 1 साल का ब्याज 1100 है, मनी 3 गुना किया तो अब क्या होगा, ब्याज भी 3 गुना होगा, यानी अब हर साल ब्याज जो है 1 वर्ष में 1100, अब हर वर्ष ब्याज कितना लगेगा, 11 तिहाई 3300 ब्याज लगेगा हर वर्ष। ये कह रहे हैं हाँ 5 साल का हम इकट्ठे जोड़ ले रहे हैं 5500 है, लेकिन अगले 7 साल में जो मनी 3 गुना कर रहे हैं तो ब्याज भी तो 3 गुना होगा। तो 1 साल में अगर 1100 लग रहा होगा तो 3 साल में 3300 होगा। तो अब 1 साल में 3300 होगा तो 12 साल में अभी 7 साल बचा हुआ, 7 साल का ब्याज और जोड़ना है, तो 1 साल में 3300, 7 वर्षों में 7 × 21 हुआ, और 7 × 21 और 2 23, यानी 23,100 रुपए और जोड़ोगे आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां 2 0 वैसे हुआ, यहां 1 5 1 6 हुआ और 5 3 8 हुआ, यानी 28,600 रुपए कुल 12 वर्षों का ब्याज हो गया। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज नहीं होता तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मनी 2 गुना होगा तो ब्याज भी 2 गुना होगा, मनी 3 गुना होगा तो ब्याज भी 3 गुना होगा। ओके,
चलिए हमने जो फॉर्मूला बताया था वो बताओ, इसको ध्यान से पढ़िएगा। दिस क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 2100 रुपए, 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, ध्यान समझिए। आप लोग बताओ, लॉजिक से समझिए। कोई मूलधन है, वो उस पर 2 साल का ब्याज लगने के बाद कुल वो 2100 रुपए क्या हुआ, अमाउंट हुआ, ध्यान समझिएगा, अमाउंट हुआ। उसी मूलधन पर 5 वर्ष का ब्याज लगा और 5 वर्ष में इतना, यानी अगले 5 वर्ष बोला गया या 5 वर्ष बोला गया, ध्यान समझिए। यानी प्रिंसिपल पर 5 साल का ब्याज जोड़ोगे तो 2250 रुपए हो जाता है, ध्यान समझिएगा। ये अमाउंट टू, मतलब आप लोग बताओ, जैसे यहां क्या जरूरत है, हर साल ब्याज बराबर रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज हो नहीं रहा होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे हम ये कह दें, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई 10,000 रुपए है, इस पर 1 साल का ब्याज 1000 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज इसमें जोड़ोगे तो 3000 होगा। अमाउंट कितना बन जाएगा, 13,000 बन जाएगा। अच्छा, यही 10,000 रुपए है, उसी रेट से, यानी हर साल 1000 रुपए इंटरेस्ट है, 5 साल का ब्याज जोड़ दो 5000 होगा, और कितना हो जाएगा अमाउंट, 15,000 रुपए। हम कह सकते हैं कोई मनी 3 वर्षों में 13,000 और 5 वर्षों में ब्याज 15,000 हो गई। तो जो अमाउंट का अंतर आएगा, देखो ये मनी तो सेम है, तो मनी सेम है तो हर साल ब्याज जो है बराबर है, तो जितना गुना ब्याज जोड़ेगा तो उतना ही गुना अमाउंट होगा। तो 13,000 और 15,000 का अंतर 2,000 हुआ, यानी अगर 3 साल में अमाउंट 13,000 और 5 साल में अमाउंट 15,000 हुआ, तो दोनों का अंतर 2,000 रुपए। ये क्या हुआ, वो ब्याज के अंतर का ही तो गुना जोड़ रहा था। यानी हमें बोल सकते हैं कि 2 साल का ब्याज 2,000 रुपए हुआ, तो भाई 2 साल का ब्याज पता है, तो 1 साल का ब्याज 1000 रुपए हुआ, तो यहां प्रिंसिपल भी निकाल लोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बोल दिया जाए कोई मनी 2 साल में 2100, 2 साल में 15,000, 5 साल में इतना होती है, तो मूलधन और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो कैसे करोगे। देखो हम ये करेंगे कि भाई 2 साल में 2100, 5 साल में इतना, इसका मतलब अमाउंट का जो अंतर होगा, क्योंकि मनी तो सेम है, ब्याज भी 1 साल का सेम है, 2 साल में डबल, 3 साल में ट्रिपल, 4 साल में ऐसे बस है, तो यानी अमाउंट में बस उसी ब्याज के गुने का अंतर आएगा ना। भाई 2 साल में अमाउंट इतना, 5 साल में इतना, तो 2100 और 2250 का अंतर कितना है, 150। यानी 2 साल और 5 साल में समय का अंतर 3 साल, 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 150 डिवाइड बाई 3 का मतलब 50 रुपए। ये तो समझ में आ गया। अगर आप लोगों को मूलधन चाहिए होता, पहला क्वेश्चन, अगर प्रिंसिपल चाहिए होता तो ये करते, भाई 1 साल में ब्याज 50 रुपए है, तो 2 साल में ब्याज कितना होगा, 100 रुपए। यानी मूलधन पर 100 रुपए ब्याज होने के बाद अमाउंट 2100 बना। मूलधन में 100 रुपए ब्याज जुड़ने के बाद अमाउंट 2100 बना, तो अमाउंट में से ब्याज घटा दोगे तो 2000 रुपए मूलधन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। यही तो करें, मूलधन निकालना, चाहे इसमें कर दो भाई, मूलधन में 5 साल का ब्याज जोड़ोगे तो अमाउंट 2250 होगा, तो 1 साल का 50 रुपए, 5 साल का कितना, 250 रुपए। तो मूलधन में 250 रुपए जोड़ो, 2250 हो गया, तो मूलधन है कितना, 2000 रुपए है कि नहीं है भाई। पहला तो क्वेश्चन प्रिंसिपल पूछा जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, तो कुछ लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकालेंगे, कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला याद किया था। क्या याद किया था, बोलेंगे सर SI और इंटू 100 और अपान P इंटू कितना T याद किया था, यही याद किए थे ना। तो एक तरीका तो ये हुआ, रख दो भाई, कोई बात नहीं। हम बोलते हैं ब्याज, भाई 1 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपए, चाहे 2 साल का ब्याज जोड़ो, 5 साल का जोड़ो, क्या फर्क पड़ना, ब्याज हमारा 50 रुपए है और ब्याज इंटू 100 और मूलधन हमारा 2000 रुपए है, और टाइम हम 1 वर्ष का, यानी 50 रुपए हमने 1 साल का ब्याज माना है ना। तो यहां पे सॉल्व कर दोगे तो आप लोग कहोगे सर ये कैंसिल हुआ, 2.5% हो गया ब्याज, तो 2.5% आंसर। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ध्यान दोगे आप लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझेंगे भाई। अगर हम बोल दें 1 साल का ब्याज जो है 50 रुपए है, तो ब्याज मूलधन पे लगता है, तो हम ये करेंगे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता कि नहीं होता।
वैसे जो ब्याज परसेंट होगा, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर लगेगा। भाई 1 साल की हम बात कर रहे हैं, 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, कोई भी ध्यान देना। तो भाई 1 साल की बात करें तो 1 साल का परसेंट ब्याज आएगा, 2 साल की बात करेंगे 2 साल का ब्याज परसेंट आएगा। तो 1 साल में हमें पता 50 रुपए ब्याज लगता है और प्रिंसिपल कितना है 2000। तो 50 रुपए 2000 का कितना परसेंट है, ये तो जनरल फॉर्म में निकाल लेंगे। 50 रुपए 2000 का कितना परसेंट है, देखो कैंसिल आउट हुआ, यानी 2.5% है, यानी 2.5% 1 साल ब्याज लगेगा। भाई 1 साल का ब्याज हमने कहा, 1 साल का ब्याज कितना परसेंट है, 2000 का 2.5% लगा दिया। तो ये ध्यान देना, ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता, ऐसे करोगे, नहीं तो फॉर्मूला आप लोगों के पास है। चलिए वही क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताओ रेशियो के फॉर्म में। रेशियो जब दिया होगा तो भी रिलेट नहीं करना होगा। 3 वर्ष के बाद मूलधन और राशि का अनुपात, मूलधन और मतलब राशि का अनुपात, मूलधन और राशि का मतलब मूलधन और राशि का, ये थोड़ा सा गलत दे दिया गया। मूलधन और साधारण ब्याज, ध्यान से फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, प्रिंसिपल एंड अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। भाई अमाउंट तो कम हो ही नहीं सकता। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर दिस, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये होगा। 3 वर्ष बाद मूलधन और साधारण ब्याज, ध्यान समझिएगा, मूलधन और साधारण ब्याज का। अच्छा हमने क्या किया भाई, क्या अगर 10 रुपए हम जमा करेंगे, मूलधन 10 रुपए जमा करेंगे, तो कोई ब्याज लगने के बाद अमाउंट 19 रुपए हो गया, हो सकता है। अच्छा चलो रहने दो, कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबल तो दोनों है, लेकिन हमने चलो कोई बात नहीं, सिंपल इंटरेस्ट करते थोड़ा हमें समझ में जल्दी आता है, इसलिए यहां पे क्वेश्चन लिख दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो कह रहा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है कितना, 10 और 19। ऑप्शन में हमें लगा कि शायद जो है ब्याज के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन सही है, ब्याज के अकॉर्डिंग नहीं दिया है। यहां प्रिंसिपल 10 रुपए है और अमाउंट 19 रुपए। आप लोग बताओ ब्याज कितना होगा। भाई ब्याज होगा 10 रुपए मूलधन है, 19 अमाउंट हुआ, ब्याज 9 रुपए होगा कि नहीं होगा, 9 रुपए होगा ब्याज, मतलब 3 वर्ष में ब्याज 9 रुपए होगा। समझिए 3 वर्ष का ब्याज 9 रुपए होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 9 डिवाइड बाई 3 रुपए होगा ना। तो भाई रेशियो में ही बताओ 3 रुपए होगा कि नहीं होगा। जो हमारा ब्याज 3 रुपए है, मनी 10 का कितना परसेंट है, तो क्या करोगे, देखो 30%, देखते ही बता दोगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी मूलधन 10 रुपए हुआ, अमाउंट 19 हुआ, तो 9 रुपए ब्याज 3 साल का हुआ, क्योंकि 3 साल बाद मूलधन और अमाउंट का रेशियो दिया। मूलधन तो चेंज होता ही नहीं है, अमाउंट चेंज होता है। तो भाई 3 साल में ब्याज 9 रुपए, 1 साल में ब्याज 3 रुपए, तो 3 रुपए प्रिंसिपल मूलधन का कितना परसेंट है, आंसर ये तो कह रहा है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे करते भाई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो ब्याज कितना आया 9 रुपए, चाहे एक्स मानो चाहे ना, 9 रुपए इंटू 100 अपान मूलधन कितना है 10 रुपए इंटू समय कितना है 3 साल। देखो तब भी तो वही आएगा, देखो कैंसिल हुआ, 3 त्रिक्का 9 हुआ, यानी 30% तब भी आएगा कि नहीं आएगा। चाहे 3 साल का ब्याज एक साथ रखो 9 रुपए 100 और फॉर्मुलेस लगाओ, चाहे 3 साल का ब्याज हमें पता है तो 1 साल का ब्याज डायरेक्ट कट रहा है, तो 1 साल का ब्याज जो है मूलधन का कितना परसेंट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। यानी आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बताओ, सेम ही क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं। कोई भी मूलधन साधारण ब्याज के साथ 8 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर। अच्छा आप लोग बताओ, कुछ भी यहां से रिलेट करो, कोई सुने, चाहे 100 मानो, चाहे रेशियो मानो, चाहे बेसिक्स करो। पहले हम बेसिक्स चलो बता देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ गया। भाई मूलधन जो भी था, ध्यान समझिएगा, साधारण ब्याज के साथ 8 वर्ष में 3 गुना हुआ। मूलधन P था, टाइम कितना हुआ 8 वर्ष में 3 गुना हुआ। मूलधन ब्याज के साथ 8 वर्ष में 3 गुना हो गया, मतलब अमाउंट की बात कर रहा है। P था तो अमाउंट 3P हो गया, या अगर हम प्रिंसिपल x मान लेंगे तो अमाउंट 3x हो गया। कुछ लोग x मानने की आदत है तो आदत बनाए रखिए, छोड़िएगा नहीं। तो भाई x अगर मानते मूलधन तो 8 वर्ष में 3x अमाउंट हो गया। भाई आप लोग बताओ x 3x अमाउंट हो गया तो ब्याज कितना हुआ 2x अमाउंट हो गया ना, 2x ब्याज हो गया। जब भाई ब्याज पता है, प्रिंसिपल पता है, तो क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, ब्याज 2x इंटू 100 अपॉन px और इंटू क्या टाइम 8। सॉल्व कर दो, 2 चौका 8 हुआ, 4 से 25%। तो इतना क्या करने की जरूरत है, x था 3 गुना हो गया, 2x ब्याज हुआ, ब्याज इंटू इतना, ये आप लोग करिएगा। लेकिन ये जो है
कंपटीशन का क्वेश्चन अगर होगा तो ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ये तो हम समझने के लिए ऐसे लिखते हैं। कंपटीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे भाई। मान लो ये कह रहे हैं प्रिंसिपल 100 रुपए था, अमाउंट 200 कितना हो गया, 3 गुना 300 हो गया। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया, यानी ब्याज कितना हुआ, 200% ब्याज हुआ। 100 रुपए अगर प्रिंसिपल था तो 300 अमाउंट हो गया, यानी 3 गुना हो जाएगा, तो ब्याज 200% होगा। 200% होगा कितने सालों में, 8 सालों में, 8 वर्षों में 200 होगा, ये 8 साल दिया है, तो बताओ एक वर्ष में कितना होगा, तो यहां से 8 दुनाई 16, 8 पंचे 40, यानी 8 वर्ष में ब्याज कुल 200% है। आप लोग बताओ, जैसे हम बोल रहे हैं 8 साल में ब्याज 200% है, तो एक साल में ब्याज, पर साल ब्याज की दर ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। तो पहले करते भी तो थे भाई, एक साल में अगर हम 25% ब्याज मानेंगे तो बताओ 8 साल में कितना है, एक साल में 25, 8 साल में 200%, वही तो है भाई। हम बोलते हैं 8 साल में 200% ब्याज दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 8 से डिवाइड कर दो, वही तो आंसर हुआ। एक लाइन में माइंड में निकाल सकते थे कि भाई अगर परसेंटेज पूछा जा रहा 100 तो 300 अमाउंट हुआ, 200% ब्याज हुआ, इसका मतलब 8 से डिवाइड कर देंगे, 25% के अनुसार हुआ। चलिए बाकी आप लोग सर को जानते होंगे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम डेट भी आ गया है। यूपी ट्रिपल एस सी का जो कोर्स स्टार्टिंग वाला लेंगे कंप्लीट कोर्स, उनको 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हिंदी इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च हुआ, इसकी डिटेल बुक भी आ गई है, प्रैक्टिस सेट भी आ गया, कॉम्बो बुक भी आ गई, जिसमें जीएस, हिंदी और मैथ सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के फॉर्म में। बिल्कुल आप लोग इसे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 11, सब आसान आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप लोगों को रिलेट करना है। अब आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है, देखिए कौन बता पाते हैं। यदि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 30% के बराबर है, ठीक है, तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, जल्दी आप लोग बताइए। 100 से करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप लोग कहोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंफ्यूजिंग नहीं है, आसान है 30%, तो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल अगर हम 100 रुपए मानते हैं सर, तो टाइम जो है 6 वर्ष है, इसमें जो साधारण ब्याज होगा, यानी ब्याज होगा मूलधन का 30%, यानी 100 रुपए पर 30%, 30 रुपए ब्याज हो जाएगा। यानी 100 रुपए मूलधन मानते हैं तो 6 वर्ष में 30 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो आप लोग बताओ 6 वर्ष में 30 रुपए ब्याज है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो यानी 6 साल में 30%, तो एक साल में कितना 5% है कि नहीं है, पहले समझ जाओगे। तो कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो ये कह रहा कि बताइए सर जो 5% है, एक साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताओ कितने सालों में 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर कितने वर्षों में हो जाएगा। 6 वर्ष में 30% है, तो कितने वर्षों में 100% हो जाएगा। यानी एक साल का ब्याज 5% है, तो 5 में किससे गुणा करो कि 100 हो जाए, 20 से गुणा करो, यानी 20 वर्ष आंसर। कितना डाउट, कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक साल में 5 है, तो 100 जो है 100% कितने वर्षों में होगा, यानी 100 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो कितना 20 वर्ष आया कि नहीं होगा आंसर। तो कहां डाउट है, बस आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्यों हम जो है बेसिक पे इतना कंफ्यूजन में जाएंगे। चलिए इसको एक और लास्ट क्वेश्चन, वही बार बार रेट और टाइम को रिलेट करके क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे आप लोग ये नहीं भूलो। एक निश्चित समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर मूलधन और उससे प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात यह है। ज्ञात कीजिए धनराशि कितने वर्षों तक निवेश किया गया था। इन अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस, यानी प्रिंसिपल 10 है और 3 उस पर ब्याज है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ ईयर मनी वॉज इन्वेस्टेड। ध्यान से बताइए आप लोग क्या लिखा गया है। तो कह रहा है कि आप लोग बताओ कुछ समय में 10 रुपए पर 3 रुपए ब्याज लगा, 10 रुपए पर 3 रुपए ब्याज लगा कुछ समय में, तो भाई कितने परसेंट ब्याज लगा, 30%। तो एक साल में 10% है, तो कितने समय में 30% ब्याज हो जाएगा, सर कहोगे 3 वर्ष में। कहां डाउट है आंसर। एक लाइन का आंसर है। ये बार बार हम आप लोगों को रेट और टाइम का जो फॉर्मूला आप लोग यूज करते थे उसको इग्नोर करने के लिए लिखवा रहे हैं। ये बेसिक क्वेश्चन सारे हैं, और इनका जब आप लोग प्रैक्टिस के फॉर्म में हम लोग जो एसएससी में आते हैं, जो बैंक में आते हैं, वो क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप लोग आसानी से इसको कनेक्ट करके ओरली माइंड में बता लोगे। अभी हम आसान यानी कैसे चैप्टर को रिलेट करेंगे वो वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं। टफ क्वेश्चंस कोई नहीं है, यानी हो सकता है ये डायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी आए, यानी जब आसान प्री वाले क्वेश्चंस होंगे वहां होंगे,
लेकिन इसको अगर आप लोग समझ गए तो बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में इनकी हेल्प से आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिस था। चलिए 13 आप लोग बताओगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस। 13वां क्वेश्चन, खान इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन द डिफरेंस स्कीम एबीसी। खान जी ने 3 स्कीम एबीसी में पैसा निवेश किया, 10%, 12%, 15%। कितना तीनों स्कीम में निवेश किया नहीं पता, पता करिए आगे क्या लिखा गया है। इफ टोटल इंटरेस्ट दैट एक्युमुलेट्स 1 ईयर वॉज इतना, मतलब एक साल में जो इन्होंने खान जी ने ए स्कीम, बी स्कीम, सी स्कीम, कितना कितना नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता खान जी ने ए स्कीम में जो इन्वेस्ट किया 10% ब्याज मिल रहा था, और जो स्कीम बी में किया वो 12% इंटरेस्ट मिल रहा था, और स्कीम सी में 15% इंटरेस्ट मिल रहा था। ये क्लियर है कि नहीं? प्रिंसिपल नहीं कंफर्म है। और ये खान साहब को यही कह रहा भाई एक साल में जो इस पर प्रिंसिपल, यहां प्रिंसिपल, यहां प्रिंसिपल, इन सब पे जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला होगा वो 3200 मिला, यानी स्कीम कम पैसे कमाने वाली थी, ठीक है, 3200 मिला, इतना हमें समझ में आ गया। द अमाउंट ही इन्वेस्ट इन स्कीम सी वॉज 150% ऑफ द अमाउंट ही इन्वेस्ट स्कीम ए। अच्छा, ये कंफ्यूजन कर दिया रेशियो से। अब क्या कह रहा है ध्यान समझिए, खान जी ने कह रहा कि ए, बी और सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितना कितना किया, किस रेशियो में किया है, ये लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है। ये कह रहे हैं खान साहब ने सी वॉज, मतलब द अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम सी वॉज 150% दैट ऑफ, फिर से पढ़िए, चलिए यहां से, द अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम सी वॉज 150% ऑफ द अमाउंट ही इन्वेस्ट इन स्कीम ए। भाई सी में जो इन्वेस्ट किया वो ए में ए का 50%, यानी अगर ए में 100 रुपए किया होगा, सी में 150 किया होगा, ये कह रहा है। और 150 की वैल्यू फ्रैक्शन में 150 बाई का मतलब 150 यानी 3/2, परसेंटेज को ध्यान दो, 3/2। इसका मतलब हुआ कि अगर मतलब सी में ए का 3/2 अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी अगर ए में 2 होगा तो सी में 3 होगा, मतलब ए में अगर 100 रुपए होगा तो इसमें 150 होगा, रेशियो 2 और 3 का ही तो होगा, बस आंसर। भाई ए ने जो सी में इन्वेस्ट किया अमाउंट वो ए का 150% है, यानी अगर ये 100 किया होगा तो ये 150 किया होगा, आ गया। अच्छा, क्या कह रहा आगे, एंड टू 40% ऑफ अमाउंट इन ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी। किसकी बात कर रहा भाई? सी की बात कर रहा है। ये कह रहा सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो ए का तो 150% है, लेकिन वो बी का 240% है, ध्यान समझिए। तो इसका मतलब जो सी में है इन्वेस्ट किया होगा वो ए का 150% था, तो हमें पता होगा ए और सी। अब ये कह रहा भाई बी का जो अमाउंट होगा उसका 240% होगा सी का, समझ रहा ना? सी वॉज 240% ऑफ दैट अमाउंट ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी। तो बी का 240% सी है, तो भाई सी का 3 पता हो गया, नहीं पता हो गया, मतलब सी का अगर 3 यहां रख दो तो बी का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी 3 × 240% का मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा का मतलब 100/240 हो जाएगा, परसेंट का मतलब दिस, उल्टा का मतलब ये हुआ। अच्छा, 3 8 40 हुआ, नहीं 3 8 40 नहीं, 3 8 24 हुआ, यानी 5/4। अच्छा, 5/4 बी में हो गया, बी में 5/4 का मतलब 1.25 समथिंग, रेशियो में कर दें, कैसे कर दें, तो जैसा आप लोग कहो। चलिए, अच्छा, ये 5/4 का मतलब 1.25, ठीक है। तो 2 रुपए ए ने इन्वेस्ट किया, सी ने 3 रुपए और बी ने 1.25 रुपए। तो जो अमाउंट का रेशियो है, बस यहां आंसर हो गया। जो अमाउंट का रेशियो है, ए का 2 अमाउंट है, बी का कितना है 1.25 यानी 5/4 अमाउंट है, और सी का कितना है 3 अमाउंट है, तो जोड़ लो, यानी 2 3 5 6.25 है कि नहीं, 3 2 5 और 6.25, ध्यान समझिएगा 6.25 की वैल्यू, हाँ, नो, ये तो भाई अमाउंट का मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट किया। आप लोग बताओ कि अगर 2 रुपए ने, यक्स मानो चाहे ऐसे करो, 2 रुपए ने ए के पास 2 रुपए है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्ट करेगा, तो एक साल में 10% 2 रुपए पर कितना हुआ, 0.2 रुपए हुआ।
भाई 2 रुपए का 10% कितना हुआ एक साल में ब्याज, यही तो करोगे ना भाई, कितना हुआ यानी 0.2 रुपए हुआ। 12 रुपए 1.2 फॉर 12%, यानी यही तो करोगे भाई, 1.25 इंटू कितना 12%, ये करोगे नहीं करोगे। तो क्या यहां से देखो एक जीरो और होगा, 25 2500, 2500 का 100 400, यहां से 400 व 4 3 12, 5 3 15, यानी 0.15 हो गया। ध्यान समझिए 12% 0.15 हुआ है कि नहीं। अच्छा ये सी की बात करें, 3 का 15 3 45, 15%, 15 3 45 और 0.45, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लोगे। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा आप लोगों को, देखो अगर आप लोग चाहो यहां से जैसे 1.25 है ना, इसको एक ही और तरीका देखो, जिन एक तो तरीका हुआ इसको जोड़कर 3200 के बराबर कर दो, जो भी कहा जाए बी में स्कीम निकाल लो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग गया होगा आप लोग, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। एक और तरीका, क्या तरीका भाई, तरीका ये है कि जैसे बी का 5/4 था ना, तो बी का 5/4 था तो हम बी को 5/4 ही कर देते हैं, ध्यान समझना। और 4 से जैसे इसके नीचे 1 है, यहां 1 है, 4 सबको गुणा कर दे, 4 दूनी 8 रुपए और यहां पे 5 में 5 और 4 3 12 रुपए। हम ये समझ जाएंगे स्कीम ए में 8 रुपए, बी ने 5 रुपए, सी में 12 रुपए निवेश किया। देखो और भी आसान हो गया। जो 1.253 ये भी गलत नहीं है, सही आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, डेसिमल कम मिलेगा। भाई डेसिमल हमें कम मिलाना है तो कम मिला दो, ये हम कट कर देते हैं। देखो ध्यान समझिए, हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये बता दें कि भाई एक जो ये था, ये 8 रुपए ए ने, 5 रुपए बी ने और सी ने 12 रुपए, तो 8 रुपए का 10% 0.8 हुआ, 5 रुपए का 12 पंजे 60 0.6 हुआ। देखो कितना आसान है, 12 इंटू 15 180 यानी 1.8 हुआ। अब देखो थोड़ा और आसान हो गया, तो यहां 0.68 यानी 0.14 हो गया, या 8 से 14 और 8 कितना हुआ, 14 8 22 यानी 2 हो गया, और यहां पे 2 2 1 3, यानी डायरेक्ट समझो। देखो क्या हो जाएगा, 3.2 की वैल्यू 3200, वहां भी वही होता, तो 1 की वैल्यू कितना होता 3200, यहां पे 0 लगा दोगे, यानी 3200 का मतलब 100 हो गया ना, 3200 नहीं 1000 हो गया, 1000 हो गया। क्या पूछा जा रहा है कि उसने इन्वेस्ट स्कीम बी में कितना 5 यानी 5000, ए में कितना 1000 इंटू 8 8000, सी में कितना 12000, कितना आसान है। मतलब जो प्रिंसिपल का रेशियो है ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है, और एक साल का मतलब एक साल में 10% प्रिंसिपल पर इतना हुआ, एक साल में इंटरेस्ट इतना हुआ, एक साल में इंटरेस्ट इतना हुआ, सारा इंटरेस्ट जोड़ दो 3200 के बराबर है, तो जो एक रेशियो की वैल्यू आएगी सबके लिए सही होगा, और सॉल्व कर लोगे आंसर आ गया। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिस, इसको ध्यान से पढ़िएगा। रुपए 1 लाख की का निवेश 2 प्रकार के शेयरों में किया जाता है। पहले 9% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है, दूसरा 11%। यदि 1 वर्ष के अंदर कुल ब्याज इतना हो तो प्रत्येक शेयर में निवेश। एक चीज ध्यान दो, एलिगेशन का क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। जब भी आप लोग ध्यान दो कि 2 स्कीम है, ए में कुछ इन्वेस्ट किया है, बी में इन्वेस्ट किया, और इन दोनों से मतलब ए पर कुछ ब्याज मिला, बी पर ब्याज मिला, और ए और बी को मिलाकर ब्याज मिला। मतलब जो एलिगेशन का टॉपिक है वो परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, एसआई में, सीआई में कुछ क्वेश्चन, एवरेज में बहुत सारे क्वेश्चंस, ट्रेन बोर्ड इसी में सब में अप्लाई हो सकता है। बस बशर्ते रूल ये होना चाहिए कि पहले का एवरेज, दूसरे का एवरेज और इन दोनों का मिलाकर मीन का एवरेज, ये पढ़े होंगे आप लोग। और जो रेशियो निकलता है वो हमेशा परसेंट 100% यानी नंबर का निकलता है, यानी जो स्टार्टिंग में एक्चुअल वैल्यू जिस पर हम चीजें कंसीडर करते हैं उसका रेशियो निकलता है। जैसे हम अभी एलिगेशन को ना डिस्कस करते हुए एलिगेशन के तरीके को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। और दूसरा तरीका एलिगेशन से जिनको नहीं समझ में आएगा दूसरा तरीका भी डिस्कस करें, ये समझिए। ये कह रहा कि भाई 2 शेयर है, पहले पर 9% ब्याज, यानी पहले पर 100 रुपए पे 9 रुपए ब्याज मिलता है, दूसरे स्कीम से जो है 11% ब्याज मिलता है, और फिर कह रहा दोनों स्कीम से कुल एक साल में कुल ब्याज 9 सही 3/4 का मतलब 9 होल 3/4 का मतलब 4 9 जा 9 तो 36 और 3 कितना हुआ 36 39/4 रुपए मिलता है। देखो पहले स्कीम पर इंटरेस्ट, दूसरे स्कीम पर इंटरेस्ट, और ओवरऑल ध्यान दीजिएगा, और ओवरऑल दोनों से मिलाकर इंटरेस्ट जब भी दिया होगा हमेशा सीधा सीधा इसको यहां घटाओगे, इसको यहां, इन दोनों में ध्यान दो
कि जब कभी भी जैसे यहाँ 39/4 करोगे, डेसिमल्स में करोगे, टफ हो जाएगा। इसलिए क्या करोगे, जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई वैल्यू हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम से 4 है ना, सब में गुणा कर दो। यहां भी कुछ होता तो इसका एलसीएम लेके सब में गुणा कर देते। यहां 4 है तो 4 9 36, 4 से कर दो 11 चौक 44। अब ये हो गया। तो अब देखो 44 माइनस 39 कितना हुआ, 5 हुआ। 39 माइनस 36 कितना, सीधा करना, मतलब ये इससे सीधा घटेगा, इससे सीधा घटेगा। 39 माइनस 36 कितना, 3। जो 5 और 3 होगा ये मूलधन का रेशियो आएगा, मतलब यानी जो मूलधन इन्वेस्ट किया था पहला और दूसरा जितने जितने परसेंट पर, और उससे मीन में जो ब्याज मिला, तो मूलधन का रेशियो 5 और 3 आएगा। भाई आप लोग बताओ, यहां पे 1 लाख को 5 और 3 में बांट दोगे तो कितना कितना मिलेगा, आ जाएगा। तो 5 3 का मतलब पहला पार्ट कितना है, 8 में 3 भाग है, तो कुल भाग की वैल्यू 1 लाख है, तो 3 भाग की वैल्यू निकाल लोगे। 8 दुनाई 8 एकम हुआ, 8 दुनाई 16 हुआ, 8 पंचे 40, 12,500 का 3 गुना 37,500, और 37,500 62,000 कहीं है ये, बिल्कुल 1 लाख को 5 और 3 में विभाजित कर दो कि 62,500 और 37,500 आंसर आ जाएगा। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे ही इसको आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। यहां हमने ओवरऑल जो है 1 वर्ष का दिया था, यहां पे 2 वर्ष में ब्याज की दर तो 1-1% में दिया, लेकिन 2 साल में जो ब्याज मिला ये दिया गया है। इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ये एज अ होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है, अलग अलग हैं। अभी सिर्फ हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, रेट और टाइम के रिस्पेक्ट में हम प्रिंसिपल और अमाउंट को कैसे मानते हैं, अगर रेट और टाइम में रेट नहीं दिया है वो परसेंटेज के फॉर्म में टाइम को कैसे रिलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। और इसी की हेल्प से अब हम लोग जो है पहले तो बेसिक चीजें कंफर्म हो जाए, उसके बाद इसके हेल्प से जो टफ क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे, यानी रियल एग्जाम वाले क्वेश्चंस। पहले बेसिक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट सम में हम लोग कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कुछ और जो इससे रिलेट हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके चलिए, सो थैंक यू।